ईरान इजराइल में चल रही जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। आरोप लग रहे हैं कि युद्ध के मैदान में अब व्हाइट फास्फोरस जैसे खौफनाक हथियार का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा हथियार जो जमीन पर गिरते ही आग का गोला बन देता है। और वो हथियार है व्हाइट फास्फोरस। जहां ये गिरता है वहां कुछ ही सेकंड में फैल जाता है और जलती हुई राख की तरह हवा में मिलने लगता है और इसके साथ ही दिखाता है मौत का मंजर। अगर ये किसी इंसान के शरीर पर गिर जाए तो हड्डियों तक को जला सकता है और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी आग कई बार पानी से भी नहीं बुझती। तो सोचिए, अगर सच में ये बम गिरा होगा तो उसका कैसा हाल हुआ होगा। ये सारे दावे सामने आए हैं एक रिपोर्ट से। ह्यूमन राइट वॉच संगठन ने दावा किया है कि उसने इजराइल ईरान जंग की कुछ तस्वीरें और वीडियो हवा में फटते सफेद धुएं वाले गोले देखे हैं। संगठन का कहना है कि ये पैटर्न व्हाइट फास्फोरस वाले गोले जैसा लगता है, जिसका इस्तेमाल इजराइल लेबनान में कर रहा है। हालांकि इजराइल ने इससे इनकार कर दिया है। इन दावों को हवा दी है लेबनान के इस वीडियो ने, जहां इजराइल ने हमला किया और ये दावा किया जा रहा है कि ये हमला फास्फोरस बम से किया गया। मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग में अगर सच में व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि लड़ाई अब मिसाइल और ड्रोन से आगे बढ़कर केमिकल आग तक पहुंच गई है। अगर वाकई इस बम का इस्तेमाल इजराइल ने किया है तो ये फिर बेहद घातक हो सकता है, क्योंकि अब जरा आपको ये भी समझना चाहिए कि ये मोम जैसा केमिकल होता है। दरअसल फास्फोरस बम जहां भी गिरता है वहां से सारी ऑक्सीजन को वो तेजी से सोख लेता है। ऐसे में जो लोग इसकी आग से नहीं जलते वो दम घुटने से मर जाते हैं। फास्फोरस का रंग कई बार पीला नजर आता है और ये तब तक जलता रहता है जब तक कि पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। जलते फास्फोरस का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। इसका असर कई किलोमीटर के दायरे में हो सकता है। फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कई बार व्हाइट फास्फोरस के गहरे धुएं का इस्तेमाल सेना के मूवमेंट को दुश्मन की नजर से बचाने के लिए भी किया जाता है। इससे हथियार ट्रैक करने वाले सिस्टम भी नाकाम हो जाते हैं और इस तरह सेना को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के हमले से बचाया जाता है। इस समय की बड़ी खबर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर से जुड़ी ये बड़ी खबर। ईरान ने पहली बार माना मुज्तबा घायल हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति के बेटे का बयान, मुज्तबा खामनेई मामूली रूप से घायल हुए हैं। खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई, जिनको सुप्रीम लीडर अब ईरान का बना दिया गया है, उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो मामूली रूप से घायल हुए। ईरान युद्ध में अगले 24 घंटे काफी अहम होंगे, क्योंकि अमेरिका ने बम वर्षक विमान B-52 को युद्ध में उतार दिया है। 3 B-52 बम वर्षक विमानों को अमेरिका ने ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड बेस पर तैनात किया है। इस लड़ाकू विमान का कोई तोड़ नहीं है। ये दुश्मन पर कहर बनकर टूटता है और इसकी तैनाती रेयर मामलों में ही की जाती है और पलक झपकते ही दुश्मन को मिट्टी में मिला सकता है। अमेरिका का दावा है कि युद्ध में जब B-52 शामिल हो तो यह कभी भी बराबरी की लड़ाई नहीं होगी। वैसे ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका B-1 और B-2 बॉम्बर को पहले ही उतार चुका है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 20 बेस का अमेरिका ईरान के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब जब ईरान किसी की सुनने को तैयार नहीं है तो अमेरिका ने युद्ध में अपने सबसे घातक हथियार B-52 को उतार दिया है और बता दिया है कि इस बार हमला पहले से कई गुना ज्यादा विध्वंसक होगा, क्योंकि ब्रिटिश एयरबेस से यह कम समय में तेजी से 32,000 किलोग्राम तक के विस्फोटक को लेकर उड़ सकता है और चंद मिनटों में भारी तबाही मचा सकता है। दावा है कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य ताकत की रीढ़ को हिलाकर रख दिया है। अब तक 1000 किलो तक के बमों के धमाकों के बाद ईरान का मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। तो जरा सोचिए, जब 32,000 किलो के बम गिरेंगे तो क्या होगा। और आइए अब आपको B-52 की खूबियों के बारे में जानकारी देते हैं। B-52 की सबसे बड़ी ताकत इसकी रेंज है। बिना रिफ्यूलिंग के ही हजारों किलोमीटर ये उड़ सकता है। एक बार में 14,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। 32,000 किलोग्राम तक के बम और मिसाइलें ले जा सकता है। बम, क्रूज मिसाइल और भारी हथियारों के साथ ये उड़ान भर सकता है। लंबे युद्ध की स्थिति में सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म इसकी बड़ी खासियत है। हवा में ईंधन भरकर तो ये हफ्तों तक रह सकता है। ईरानी नेताओं की ओर से लंबे युद्ध के लिए तैयार होने के बयान दिए जा रहे हैं। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो ऐसे में B-52 जैसे प्लेटफॉर्म्स की युद्ध में खास अहमियत होती है। ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेटे में ले लिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल और गैस का संकट बढ़ने लगा है, जिससे पूरी दुनिया में अब उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान को चेतावनी दे रहे हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने की बात कह रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट पर ईरान को अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने लिखा,
अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर माइंस लगा रखा है तो उसे तुरंत हटा दें। हालांकि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर माइंस लगाया गया है तो ईरान पर ऐसे हमला करेंगे जिसे ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ट्रंप ने सीधे और साफ शब्दों में ईरान को चेतावनी दे दी है। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर माइन लगा रखा है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ समुद्र के अंदर मिसाइलें तैर रही हैं। ये वही तस्वीर है जिसे देखकर ट्रंप डरे हुए हैं और चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट बेहद ही संकरा समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का रास्ता है। इसे पूरे तरीके से ईरान कंट्रोल करता है। तेल और गैस से भरे टैंकरों के लिए सबसे प्रमुख समुद्री मार्ग है जो अरब देशों से ऊर्जा संसाधनों को दुनिया भर में पहुंचाता है। चौड़ाई केवल 39 किलोमीटर है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 2/3 इसी रास्ते से आयात करता है। यही वजह है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल कर पूरी दुनिया को मुश्किलों में डाल रहा है। वहीं चलिए अब आपको उन माइंस के बारे में जानकारी दे देते हैं जो पानी के अंदर इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले बात नेवल माइंस की करेंगे। ये पानी के नीचे बिछाई जाती हैं। अगर कोई जहाज इनसे पानी में टकरा जाता है तो फिर धमाका होता है। इसे समुद्री तल के तंग रास्ते में लगाया जाता है। लिम्पेट माइंस जो चुपके से जहाज को निशाना बनाती हैं। इन माइंस का इस्तेमाल ज्यादातर जहाज को पूरी तरह से डुबोने की बजाय नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, जहाज को बेकार कर देने में, ताकि वो चल ना सके। ऐसी ही इन्फ्लुएंस माइंस हैं जो सिग्नल से ट्रिगर होती हैं। ये बेहद एडवांस और खतरनाक होती हैं क्योंकि इसे जहाज को छूने की जरूरत नहीं पड़ती, बस पास से गुजरने से ही धमाका हो जाता है। मूड माइंस ये ऐसे विस्फोटक होते हैं जो समुद्र तल से जुड़े होते हैं और पानी के अंदर एक तय गहराई पर तैरते रहते हैं। वहीं बॉटम माइंस इसके विस्फोटकों को समुद्र तल में रखते हैं और अपने ऊपर से जहाजों का पता लगाने के लिए सिर्फ सेंसर पर ये निर्भर रहते हैं। ऐसे माइंस का इस्तेमाल हॉर्मुज स्ट्रेट पर किया जाता है। ईरान पर साल 2019 में इन्फ्लुएंस माइंस के इस्तेमाल का भी आरोप लगा था। ईरान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल ने एक बार फिर भीषण अटैक किया है। ईरान के तबरीज में ये हमला किया गया है। धमाके के साथ यहाँ धुएं का गुबार देखने को मिला है। तो ईरान के तबरीज में इजराइल ने बड़ा हमला बोला है। ये देखिए आग का धुएं का गुबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ईरान के तबरीज में इजराइल का ये बड़ा हमला। दुनिया भर में ऊर्जा संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। हालांकि अमेरिका ने यहां से गुजरने वाले तेल टैंकर्स को सुरक्षा देने का वादा किया है, लेकिन ईरान की धमकी के डर से कोई भी यहां से गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि ईरान ने युद्ध शुरू होते ही यहां से किसी भी देश के जहाज के गुजरने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी थी। ईरान ने ये चेतावनी फिर जारी की है। IRGC की नेवी कमांडर अलीरेजा तंगसीरी ने कहा, हमने युद्ध की शुरुआत में भी कहा था और हम इसे फिर से दोहराते हैं, ईरान के आक्रमणकारियों से जुड़े किसी भी पोत को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने का अधिकार नहीं है। यदि आपको कोई संदेह है तो पास आकर देख लीजिए। जबकि अमेरिका ईरानी नेवी को नेस्तनाबूद करने का दावा कर रहा है, साथ ही तेल टैंकर्स को ईरान से सुरक्षा देने का वादा भी कर रहा है, जिसे IRGC ने झूठा करार दिया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से अमेरिकी सैन्य सुरक्षा के साथ तेल टैंकर के गुजरने का दावा सरासर झूठा है। अमेरिकी बेड़े और उसके सहयोगियों के किसी भी मार्ग को ईरानी मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोनों के द्वारा रोक दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ईरान के इस बोट टनल के मुहाने पर हॉर्मुज स्ट्रेट में ही छिपे हुए हैं। वहां इन बोट के साथ ही एंटी शिप मिसाइल और बारूदी माइंस का भी बड़ा भंडार मौजूद है। ईरान का दावा है कि उसके छोटे कॉम्बैट बोट किसी ड्रोन की तरह ही सुसाइड अटैक करने में सक्षम है। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन की तरह इन्हें भी सुरंग के अंदर छिपा कर रखा है ताकि इन्हें किसी भी तरह के हमलों से महफूज रखा जा सके। ईरान नेवी को बुरी तरह से तबाह करने वाला अमेरिका हॉर्मुज को कंट्रोल में लेने का दावा कर भी नहीं पाया था कि इस बोट टनल की मौजूदगी ने उसके होश उड़ा दिए। इस टनल के भीतर फास्ट अटैक बोट्स, एंटी शिप मिसाइल, समुद्री माइंस और नेवल माइन लगाने वाले बोट, अनमैन्ड वाटर व्हीकल्स। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में नेवल माइन बिछाना शुरू कर दिया और इसीलिए उसने एक बार फिर यहाँ से गुजरने की मंशा पाल रहे जहाजों के लिए चेतावनी जारी की। हालांकि अमेरिका ने सुरक्षा देने का वादा जरूर किया और अपनी सक्रियता भी बढ़ाई, लेकिन सबको पता है कि समंदर में नेवल माइन की चपेट में आने का क्या मतलब होता है। ईरान जंग पर इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने बड़ा दावा किया है। ईरान के टॉप लीडर को खत्म किया, ये दावा किया जा रहा है। ईरानी सैन्य ठिकाने तबाह करते रहेंगे। अब ईरान के टॉप लीडर को खत्म किया है, ये इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है और ये जो दावा किया जा रहा है वो इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने किया है।
ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड हॉर्मुज स्ट्रेट के ज्यादातर हिस्से को कंट्रोल करती है। ईरान यहां केवल माइन बिछाने वाले क्राफ्ट्स के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट पर काबू पाने के लिए कई तरीके से काम करता है। ईरान एक्सप्लोसिव नावों का इस्तेमाल करता है, जो ये छोटी स्पीड बोट्स या अनमैन्ड सरफेस वेसल्स होती हैं, जिनमें बड़ी संख्या में या यूं कहिए कि भारी मात्रा में विस्फोटक भरा होता है। जहाजों से टकराकर ये विस्फोटक फट जाता है। ईरान हॉर्मुज की खाड़ी पर नजर रखने के लिए कोस्टल मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है। ये मुख्य रूप से मोबाइल लॉन्चर पर आधारित है, जो ईरान के दक्षिणी तट पर छिपे हुए हैं। समुद्र में ईरान अपनी नौसेना के जहाजों में नूर कदर समेत कई तरीके के एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स भी तैनात करता है, जिसे कैरियर किलर कहा जाता है। ईरान केवल पानी से ही नहीं बल्कि जमीन से भी अपनी मिसाइलों को हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ तैनात करता है, ताकि अगर कोई भी जहाज वहां से गुजरे तो इसे तबाह किया जा सके। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए ईरान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ईरान ने अपनी तकनीक को इतना मजबूत कर लिया है कि उसे हॉर्मुज स्ट्रेट पर माइंस लगाने के लिए अब समुद्र में उतरने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ईरान अपनी सरहद में रहते हुए भी बेहद ही आसानी से हॉर्मुज की खाड़ी में माइंस बिछा सकता है, जिसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। देखने में ये आपको एक मिसाइल लॉन्च लग रहा होगा, लेकिन ईरान ने इसे तैयार किया है कि इसे लॉन्च कर वो समुद्र में बेहद ही आसानी से माइंस बिछा सकता है। यानी बिना समुद्र में उतरे ईरान अपनी तकनीक के जरिए वहां राज कर सकता है। वहीं ईरानी अधिकारी ने हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने पर बयान देते हुए कह दिया कि हमने अभी तक हॉर्मुज में बारूदी सुरंग नहीं बिछाई है और ऐसा करने के लिए हमें नौसेना की भी जरूरत नहीं है। वहीं ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी में हमले की पहली तस्वीर भी जारी की। दरअसल बैंकॉक के जहाज मयूरी नारी को हॉर्मुज के पास हुए हमले में आग लगने के बाद दिखाया गया है। ये पोत ईरान की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए दुबई से रवाना हुआ था, जिसके बाद इसे हॉर्मुज की खाड़ी में तबाह कर दिया गया। हॉर्मुज दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई की सबसे अहम रास्ता माना जाता है। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान यूएई को जोड़ने वाले महज 33 किलोमीटर चौड़े इस समुद्री रास्ते से होकर दुनिया में तेल की कुल सप्लाई का 20% गुजरता है। लेकिन अमेरिका इजराइल के हमले के बाद से ईरान ने इसे बंद कर रखा है। कुछ मित्र देशों के जहाजों के आने जाने की छूट है और इसी का फायदा उठाकर पिछले एक हफ्ते में करीब 30 जहाज जिनकी आवाजाही बंद है हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर चुके हैं। लेकिन इतनी सख्ती के बाद ये जहाज ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे ये हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर पा रहे हैं? पहला तरीका खुद को चीनी बता रहे हैं। जहाज की पहचान AIS ट्रांसपॉन्डर सिग्नल से होती है। जहाज सिग्नल बदलकर खुद को चीनी दिखाते हैं। कुछ जहाज चीन का झंडा लगा लेते हैं, कुछ जहाज के मालिक को चीनी बताते हैं। ईरान चीन को महत्वपूर्ण पार्टनर मानता है, इसीलिए चीनी जहाजों पर हमला नहीं करता। दूसरा तरीका खुद को मुस्लिम जहाज बताकर स्ट्रेट से निकलने की कोशिश। कई जहाज हॉर्मुज के नजदीक आने पर ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं। ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके रिस्क लेकर वो आगे बढ़ते हैं और ये तरीका ईरानी हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ट्रांसपॉन्डर ऑफ होने से जहाज ट्रैकिंग से गायब हो जाता है। ये तरीके हमेशा कामयाब नहीं होते। जब जहाज पकड़ा जाता है तो अंजाम बहुत बुरा होता है। इजराइल पर ईरान का जबरदस्त पलटवार। इस समय की बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से मिसाइलें दागी हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। अभी हमने आपको बड़ी खबर दी थी कि इजराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर, और अब ये दूसरी बड़ी खबर ये है कि ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग 12वें दिन और विध्वंसक हो गई है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान ने अगर हॉर्मुज बंद किया तो 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली हमला होगा। और 10 मार्च को अमेरिका ने हॉर्मुज के पास माइन बिछाने वाले ईरान के 16 नौसैनिक जहाजों को मारकर इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। और इसका फुटेज अमेरिका ने जारी किया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के जहाजों, पनडुब्बी और नौकाओं को अमेरिका चुन चुन कर उड़ा रहा है। दावा है कि ईरान ने पूरे 150 किलोमीटर लंबे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री माइंस बिछाई है। अब घमासान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही छिड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि ईरान ने हॉर्मुज बंद किया तो 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली हमला किया जाएगा। अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों को सुरक्षा देगी। अमेरिका हॉर्मुज पर कब्जा करने की तैयारी पर विचार कर रहा है। वहीं ईरान ने कहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, वहां से कोई जहाज गुजरेगा उसे आग लगा देंगे। अमेरिका इजराइल की मदद करने वाले देशों को नहीं गुजरने देंगे। $200 प्रति बैरल पर कच्चा तेल खरीदने में सक्षम हो तो युद्ध जारी रखें। जंग के 12वें दिन ईरान और अमेरिका के खिलाफ पूरी जंग अब समुद्री क्षेत्र में बढ़ती दिख रही है। जानकारों के मुताबिक इस क्षेत्र में कोई भी बड़ा हमला हुआ तो ये मिडिल ईस्ट के युद्ध को महायुद्ध में बदल सकता है।
इजरायल और अमेरिका ने सोचा था कि खामेनेई को मारकर वो ईरान को झुका देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जंग में ईरान घायल शेर की तरह बेहद खतरनाक साबित हो रहा है और इस बदले की आग में ईरान ने 3 घंटे के सबसे भयानक ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ऑपरेशन का नाम है पैगंबर ए आजादी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई इसे लीड कर रहे हैं। ये वेव 3 घंटे तक चली और इसमें इस्तेमाल हुई ईरान की सबसे भारी मिसाइलें। वो है खैबर शेखान, गदर और खुर्राम शहर मिसाइलों को लॉन्च किया है। जो हमले किए हैं उनके टारगेट बिल्कुल क्लियर और सटीक थे। एरेबुल में ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन अटैक किया है। इस हमले के पीछे ईरानी सेना के रणनीतिक इरादे हैं। ये हमला मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा सकता है। हमले के बाद अमेरिकी सेना ने बेस की सुरक्षा बढ़ा दी। ईरान ने बहरीन के अमेरिकी नेवी के 5वें फ्लीट पर भीषण मिसाइल हमला किया। देखिए कैसे एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। इस ऑपरेशन में ईरान ने तेल अवीव में मिलिट्री साइट्स पर जोरदार हमला किया है। इस समय की बड़ी खबर, अब फुटबॉल विश्व कप में ईरान नहीं हिस्सा लेगा। ईरान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बयान दिया है। ट्रंप नेतन्याहू ने हमारा लीडर मारा है। यूएस, कनाडा, मैक्सिको में है मेजबानी और इसीलिए ईरान की फुटबॉल टीम नहीं खेलेगी। एलपीजी सिलेंडर को लेकर अफवाह ऐसी फैली कि सफाई देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा। पीएम ने कांग्रेस और लेफ्ट पर एलपीजी की कमी की अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही देशवासियों को भरोसा दिलाया कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। हालांकि हर जगह पर लंबी लंबी कतारें एलपीजी सिलेंडर के लिए जरूर आज देखी गई। देश के कई इलाकों में लोग सिलेंडर के साथ कतार में खड़े हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जो दिख रहा है वो दरअसल आधा सच है। अब आप इन 6 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जमाखोरों ने किस तरह अफवाहें फैलाकर अपना काम किया है। ईरान इजरायल में युद्ध छिड़ा तो काला बाजारियों और सियासी रोटी सेकने वाले लोगों ने अफवाहें फैला दी। हालांकि सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि देश में एलपीजी और तेल की कोई कमी नहीं है। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस, लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। युद्ध के हालात में बेशक कुछ देशों में संकट है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत में अभी 25 दिन तक गैस का स्टॉक मौजूद है। सरकार बार बार लोगों को समझाने में लगी है कि अफवाहों से बचें, लेकिन कुछ जमाखोरों की हरकतों ने लोगों को कतार में खड़ा कर दिया है। और आइए अब हम आपको बता देते हैं कि एलपीजी और तेल की किल्लत को लेकर अफवाह और सच्चाई क्या है। अफवाह है कि सिलेंडर गैस की कमी होने वाली है, जबकि सच्चाई है कि सिलेंडर गैस की कमी नहीं पड़ेगी। अफवाह यह है कि एलपीजी सीएनजी की सप्लाई रुक जाएगी, जबकि सच्चाई यह है कि एलपीजी सीएनजी की सप्लाई सरकार के द्वारा मैनेज की जा रही है, नहीं रुकेगी। अफवाह यह भी है कि सरकार के पास स्टॉक खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार के पास गैस का स्टॉक मौजूद है। लंबी लंबी कतारों को देखकर जरूर लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत है, लेकिन सरकार ने इस स्टॉक को कंट्रोल किया है ताकि इसकी जिसे कहा जाए कि जमाखोरी ना हो पाए। अफवाह यह भी फैलाई जा रही है कि कमी से सिलेंडर गैस बुक नहीं होंगे, लेकिन सच्चाई है कि 25 दिन बाद दूसरा सिलेंडर बुक होगा। लेकिन सच्चाई एक और है, और सच्चाई यह है कि जब आप अपने गैस डीलर को फोन कर रहे हैं तो उसका फोन लग नहीं रहा है, उसका फोन नंबर इनवैलिड आ रहा है, और इसीलिए लोगों के बीच अफवाह फैल रही है, अफरा तफरी फैल रही है। अफवाह यह है कि एलपीजी उत्पादन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ने उत्पादन बढ़ाने का आदेश दे दिया है। बड़ी खबर इस समय की, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ही रहेंगे। ओम बिरला के खिलाफ ध्वनि मत से प्रस्ताव खारिज हुआ है। हालांकि जीत जरूर सरकार की हुई है, ओम बिरला की हुई है, लेकिन अगर सिंबॉलिकली इसको देखें तो सांकेतिक रूप से ये अच्छा एक प्रश्न नहीं कहा जा सकता कि ओम बिरला के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ इस तरीके का विश्वास प्रस्ताव विपक्ष को लाना पड़े और फिर उस पर बहस हो। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे संविधान में भरोसा ही नहीं। यही वजह है कि ना तो आपसी विश्वास बन पा रहा है और ना ही सदन चल पा रहा है। कल सदन में विपक्ष को बीच बीच में टोकते अमित शाह को देखकर ही अंदाजा हो गया था कि जब वो अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे तो क्या होने जा रहा है। और आज शाह ने राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी में 157 घंटा 55 मिनट बोला गया, वो कौन बोलेगा, वो तय कौन करेगा? स्पीकर करेंगे क्या? नहीं, वो तय आपको करना है।
विपक्ष के नेता ने करना है, मगर बोलने का मौका आता है तब जर्मनी होते हैं। शाह एक के बाद एक वार करते रहे और विपक्ष शोर मचाता रहा। कल से लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे ओम बिरला। इस समय की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई है और अब कल से सदन की कार्यवाही में ओम बिरला स्पीकर होंगे। अविश्वास प्रस्ताव के बाद से ही ओम बिरला ने स्वतः ही ये फैसला लिया था कि अब वो किसी भी संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद अब अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है, तो इसके बाद अब ओम बिरला कल से अपना काम संभालेंगे। मिडिल ईस्ट की जंग के बावजूद भारत में ऊर्जा संकट अभी तक नहीं गहराया है। अच्छी बात यह है, लेकिन अफवाहों ने जरूर लोगों को बीच पैनिक खड़ा कर दिया है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आपात बैठक बुलाई है और कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। क्योंकि यूपी के कई हिस्सों में भी अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा था। जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले सक्रिय होने लगे थे, जिसे देखते हुए सीएम योगी ने तुरंत आपात बैठक बुला ली। सीएम योगी ने प्रदेश में पेट्रोल डीजल के साथ ही एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया, प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, सिलेंडर्स की कमी नहीं है, जिस पर सीएम योगी ने आपूर्ति सामान्य बनाए रखने को कहा। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। लोगों को अफवाह से बचाने के लिए अधिकारियों को फील्ड में उतरकर निरीक्षण करने को कहा है। गैस एजेंसियों पर नजर रखने को कहा। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी के तेवर और निर्देशों ने उन लोगों के होश उड़ा दिए हैं जो आपदा में अवसर तलाशने की फिराक में थे और जमाखोरी में जुटे हुए थे। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बीच तेल संकट से कई देश को जूझना पड़ रहा है, तो वहीं भारत में अफवाहों के चलते एलपीजी को लेकर लोगों के बीच पैनिक है, जिसके चलते कई लोग सिलेंडर का स्टॉक करने में जुटे हैं। हालांकि इन जमाखोरों पर प्रशासन ने अब स्ट्राइक शुरू कर दी है। और मध्य प्रदेश के छतरपुर से ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां प्रशासन ने छापेमारी के दौरान एक घर से एक या दो नहीं बल्कि 25 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। देखिए कैसे घर में एक के ऊपर एक सजाकर सिलेंडर्स रखे गए हैं। अब घर के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। 3 सिलेंडर भरे एवं 22 सिलेंडर खाली पाए गए। इनका जब्त करके और इसका एक केस बनाया जाएगा। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से गैस की किल्लत की झूठी और भ्रामक खबरों को लेकर लोगों ने कालाबाजारी करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने इसी के तहत अब कार्रवाई भी शुरू कर दी। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद तेल रिफाइनरियों ने एलपीजी उत्पादन में 10% की वृद्धि की है। सरकार का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास 2.5 दिन में स्टॉक पहुंचता था, वो आज भी 2.5 दिन ही है। ऐसे में लोगों से अपील ये है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। एलपीजी सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर देश भर में अफवाह फैली हुई है। लोग इसकी कमी को लेकर आशंकित नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में पर्याप्त स्टॉक है, कहीं किल्लत नहीं है। लोग अफवाह के कारण सिलेंडर के लिए गैस एजेंसीज के बाहर कतार में लग रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की इन तस्वीरों को देखिए। कोई बाइक से तो कोई कार से तो कोई साइकिल से ही खाली सिलेंडर और कार्ड लेकर एजेंसी पहुंचा हुआ है, क्योंकि इन्हें किसी ने कह दिया कि महायुद्ध के कारण एलपीजी की कमी हो गई है, जल्दी सिलेंडर भरवा लो। मैं अपना ऑफिस छोड़कर आया हूँ, अभी मुझे वापस यहाँ से सिलेंडर भरा के वापस ऑफिस जाना है। डर तो कुछ लोगों को लग रहा है जिनके पास एक सिलेंडर है। अब इनको देखिए, ये है शाहरुख। घर में पहले से एक सिलेंडर भरा हुआ है, दूसरे से खाना बन रहा है और अफवाह के कारण ये तीसरा सिलेंडर भी भरवा लाए। ये वाला आप भरवा लाए है ना, और ये वाला ये पहले से भरा है। अब आपके पास 2 हो गए। जी न्यूज ने अलग अलग एजेंसी से पड़ताल की, जिसमें हमने पाया कि कहीं सिलेंडर की कमी नहीं है, आपूर्ति पहले की तरह ही सामान्य है। सिर्फ अफवाहों के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीर है लोगों का जो पैनिक है, वो पैनिक खत्म करने वाली है। परेशान मत होइए, मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर पर्याप्त है। देश में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, वैसे लोगों से बचिए। देश में सिलेंडर कमी की अफवाह ऐसी फैली कि लोग रसोई के लिए गैस सिलेंडर की जगह दूसरे विकल्प तलाशने में जुट गए। यही वजह है कि इन दिनों इंडक्शन कुकटॉप की बिक्री तेजी से बढ़ गई है। गैस कंपनियों और सरकारी एजेंसियों की तरफ से लोगों से घबराने की जरूरत नहीं होने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी लोग बैकअप तैयार कर रहे हैं। इसके लिए वो इंडक्शन कुकटॉप खरीदना पसंद कर रहे हैं। इंडक्शन की डिमांड भी बढ़ गई है, इंक्वायरी भी बढ़ गई है, फोन पे इंक्वायरी भी बहुत बढ़ गई है। राजस्थान के जोधपुर में भी इलेक्ट्रिकल शॉप्स पर इंडक्शन की मांग में इजाफा देखने को मिल रहा है। बाजार में इंडक्शन की डिमांड बढ़ गई है, कॉमर्शियल और घरेलू स्तर पर। मेरा गैस की वजह से मेरा काम सारा अटक गया है और मुझे तो मजबूरन नहीं लेना पड़ रहा है। तो वहीं इंडक्शन के ऑनलाइन सेल में जबरदस्त उछाल। क्विक कॉमर्स पर इंडक्शन का 10 गुना तक डिमांड बढ़ गई है।
हालात ये हैं कि ज्यादातर मॉडल आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। आई कॉमर्स पर पिछले 24 घंटों में यहाँ इंडक्शन की डिमांड 20 गुना तक बढ़ गई है। जी न्यूज आपसे फिर अपील करता है कि पैनिक ना हो। देश में पर्याप्त तेल और गैस है। अफवाहों के जाल में नहीं फंसे। पैनिक खरीदारी ना करें। चारधाम यात्रा को शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं और इसी बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्ताव के मुताबिक सिर्फ बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर बल्कि समिति के अंदर आने वाले 45 बाकी मंदिरों में भी गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। चारधाम कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बल्कि सनातन के सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है और धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं की शुद्धता बनाए रखने के लिए अब इन धाम में सिर्फ सनातन धर्म में आस्था रखने वालों को ही एंट्री दी जाए। हमारे जो दोनों धाम है और जो अधीनस्थ हमारे जो 47 मंदिर है उन पर पूर्णतः जो है कि गैर सनातनियों का, गैर हिंदू का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दरअसल उत्तराखंड के धाम में तीर्थाटन के लिए श्रद्धालु आए, इस बात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद अब ये सरकार को भेजा जाएगा। हम लोग एक्ट को देखेंगे, सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यताएं हैं उन सबका अध्ययन करेंगे। उसके बाद इस पर जो है आगे कमेटी का साफ कहना है कि हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोगों का धाम में स्वागत है, लेकिन धाम की मर्यादा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। लूट से लेकर गो तस्करी तक यूपी में अगर अपराध किया तो फिर भुगतना पड़ेगा। शुरुआत गाजियाबाद से हुई, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 गो तस्करों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 आरोपी को पुलिस ने पीतल वाली गर्मी भी दी। दरअसल मुठभेड़ के दौरान इन आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में आरोपी अब लंगड़े हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। क्योंकि आरोपियों ने योगी की वार्निंग नहीं मानी तो उन्हें सबक सिखाने का रास्ता भी योगी फोर्स ने खोल दिया। अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। और यहाँ यमराज ने फिरोजाबाद में पॉक्सो एक्ट और लूट के आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ऐसी ही स्थिति आगरा में दिखी, जहां लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा। इनमें से एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं कानपुर में भी लूट को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। वहीं बलिया में हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में योगी फोर्स ने आज एनकाउंटर का पंजा खोल दिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हिंदू मुसलमान के बीच बढ़ती नफरती खाई का एक अलग ही मामला सामने आया। यहां के एक सरकारी अस्पताल में तैनात मुस्लिम नर्स ने एक हिंदू महिला को टीका लगाने से मना कर दिया। आरोप सामने आते ही मामले में हिंदूवादी संगठनों की भी एंट्री हो गई। मामला बदायूं के इसी एचसी का है, जहां एक नर्स पर अस्पताल आने वाले मरीजों से भेदभाव का आरोप लगा है। पीड़ित महिला का दावा है कि वो पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा कर चुकी है। घटना वाले दिन भी वो कतार में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। महनाज नाम की डॉक्टरनी बैठी हुई थी वहाँ पे और उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, बोले हिंदू हो? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले जाओ, हम हिंदुओं के टीका नहीं लगाते, और ताला मार के हमें धक्का देके वो चली गई। जिसके बाद कई और महिलाओं ने ANM को लेकर ऐसी ही शिकायत की, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन अस्पताल पहुँच गए और कार्रवाई की मांग कर डाली। हम लोगों को जैसी जानकारी मिली थी कि एक हिंदू महिला के यहाँ पे टीका नहीं लगाया है मुस्लिम ANM के द्वारा, बहुत गलत है। मामले को तूल पकड़ता देख चिकित्सा अधीक्षक ने जांच और एक्शन की बात कही है। तो ये पूरा का पूरा मामला नफरत का जवाब नफरत से देने का है। जिस तरीके से हिंदू संगठन कहते हैं कि साहब मुसलमानों से सामान मत खरीदीजिए, उनकी दुकान से कुछ मत खरीदीजिए, ऐसे ही एक मुस्लिम नर्स ने कह दिया कि मैं हिंदुओं को टीका नहीं लगाती। खैर, अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हिंदू परिवार के साथ मारपीट का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम परिवार ने हनुमान चालीसा बजाने पर इनके घर पर हमला बोल दिया और इसके बाद से परिवार बेहद खौफ में है। ये देखो, ये मारा है। ये वही आरोपी हैं जिन पर इस हिंदू परिवार ने मारपीट का आरोप लगाया है, वो भी घर में हनुमान चालीसा बजाने पर। ये देखो, इस मुल्ले ने मारा है, ये आरा मुल्ला, इसने मारा। देखो मेरे पापा को, ये देखो, ये पूरे मुंह से खून निकाल दिया, ये घर में घुस के मारा हमें। यही नहीं, राशिद और उसके लोगों ने इस परिवार को इलाका छोड़ देने की भी धमकी दी। ये इनका घर है, ये कह रहे हैं हिंदू नहीं रहेंगे यहाँ। देखो ये देखो, ये मारा है, ये मारा। खौफ में आकर इस परिवार ने अपने घर पर ये मकान बिकाऊ है का पोस्टर तक लगा दिया। मामला प्रशासन तक पहुंचा तो घर पर पुलिस की तैनाती हो गई और पोस्टर भी हटा लिया गया।
सुबह 8 बजे करीब हनुमान चालीसा बज रही थी। हमारे पापा बाहर जूस पीने गए थे। पहले जाके हमारे पापा को हमारे घर के सामने ताहिर, जिशान और राशिद रहते हैं, 5 भाई हैं, 3 भाई मौके पे मौजूद थे उसमें। तो जिशान जाता है पहले बाहर, हमारे पापा को मार के आता है। मामला पुलिस के पास है, लेकिन इलाके के दूसरे हिंदू परिवार घटना के बाद से खौफ में है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले लोगों की सुरक्षा एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। यहाँ की रॉयल नेस्ट सोसाइटी के एक फ्लैट में अचानक छत का प्लास्टर गिरने से हड़कंप मच गया। तो देख लीजिए आप यहाँ पे ये टूट के ऊपर से। रॉयल नेस्ट सोसाइटी के एक फ्लैट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कमरे की छत पर प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा अचानक भर कर नीचे गिर पड़ा। हादसा इतना भयानक था कि जिस जगह प्लास्टर गिरा वहाँ पर एक युवक बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। गनीमत रही मलबे की चपेट में आने के बावजूद वो बच गया, लेकिन उसकी मेज पर रखा लैपटॉप, मोबाइल फोन पूरी तरह चकनाचूर हो गया। पूरा सामान का लॉस हुआ है हमारा। ये जान लेन की हानि है टॉप, और यहाँ पे हुआ है रॉयल नेस्ट सोसाइटी में, टॉप ऑफ द सोसाइटी है यहाँ पे नोएडा में। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह छत का एक बड़ा हिस्सा गिरकर कमरे में फैला हुआ है। लैपटॉप गिर गया है, फोन टूट गया, यहाँ पे कुछ तरीका है, ये टॉप ऑफ सोसाइटी में ही है, रॉयल नेस्ट सोसाइटी में ही हुआ है। ये किस टाइप की मेंटेनेंस है यहाँ पे कि घर टूट रहा है, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। लैपटॉप गिर गया, फोन टूट। करोड़ों रुपए खर्च कर फ्लैट खरीदने के बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आना बेहद चिंताजनक है।